गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर सीरीज में, जिसका आयोजन डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस डीएवी पीजी कॉलेज की ओर से किया जा रहा है। आज का भी वीडियो हम बीए सेकेंड ईयर के 4th सेमेस्टर स्टूडेंट्स को एड्रेस करते हुए बना रहे हैं। तो जो लास्ट बात मैंने आपसे की थी वो थी 73वां संविधान संशोधन, और आगे सिलेबस में बढ़ते हुए अब हम सिलेबस के अंतिम कुछ पार्ट्स में पहुंचने वाले हैं। लगभग लास्ट के 2 टॉपिक्स बचे हुए हैं। तो उससे पहले आज का जो टॉपिक जिसको हमको समझना है वो 74वां संविधान संशोधन, जो कि भारतीय संविधान संशोधनों के लिहाज से एक और महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हमको देखने को मिलता है। तो आइए बात शुरू करते हैं कि इस संवैधानिक संशोधन में ऐसा क्या क्या है जो हमें जानना चाहिए, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी उपयोगी है। तो पहली बात तो 1992 में एक बार फिर से एक संवैधानिक संशोधन, जैसा कि पिछले संवैधानिक संशोधन में हमने बात की कि किस तरह से ग्राम पंचायतों को, यानी ग्राम स्तर पर शासन की इकाइयों को सुव्यवस्थित ढंग से शासन सत्ता के साथ कार्य करके इस भारत के जो रैपिड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो ग्रोथ है उसमें वो कदम से कदम मिला सके। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए 74वां संवैधानिक संशोधन हमको देखने को मिलता है जो अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को दिखाता है, यानी शहरी निकायों के अंदर जो स्वशासन की बात है उसको स्पष्ट करता हुआ ये संवैधानिक संशोधन हमें दिखता है। तो आइए इस चीज को हम शुरू करते हैं और समझते हैं इसमें क्या क्या है। तो सबसे पहले बात यह है कि शहर और स्थानीय मुद्दे और विकास के लिए जिस इस संवैधानिक संशोधन से ये बात स्पष्ट की गई कि जिस नगर या जिस स्थानीय स्तर पर हम स्वशासन की बात कर रहे हैं वहीं के लोग उस स्थान के विकास एवं अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी राय स्पष्ट रूप से रख पाए इस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके माध्यम से नगरीय प्रशासन को एक संवैधानिक दर्जा प्राप्त करा दिया गया, यानी जो नगर का प्रशासन था वो पूर्णतः अब संवैधानिक दर्जा उसको मिल गया, और नगर विकास और नगर के क्रियाकलापों में आम जनता की भागीदारी सुनिश्चित हो गई। और इसके साथ साथ निर्णय लेने की प्रक्रिया में शहर और नगर के लोगों की पहुंच और प्रतिनिधित्व काफी ज्यादा बढ़ करके इस संवैधानिक संशोधन में हमको देखने को मिलता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि शहर के अंदर मौजूद कमजोर वर्ग जैसे कि महिलाएं, दलित, पिछड़ी जातियां एवं अन्य अनुसूचित जाति वगैरह सभी लोग इस प्रतिनिधित्व इनका प्रतिनिधित्व भी बढ़ता हुआ इस संवैधानिक संशोधन में हमें दिखता है। और साथ ही साथ जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया की जो पारदर्शिता है, जो ट्रांसपेरेंसी है अबाउट द एंटायर डेमोक्रेटिक सिस्टम विच इज वेरी वंडरफुल इन आवर कंट्री, ये हमको देखने को मिलता है इस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से। आइए अब हम देख लेते हैं इसकी संरचना के बारे में। तो आइए स्टूडेंट्स अब हम देख लेते हैं कि इस जो हमारा अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है इसमें किस तरीके की संरचना, जो इसका स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर कैसा है। तो सबसे पहली बात यह है कि इस पूरी व्यवस्था को, जो हमारा अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की ये जो पूरी कार्यप्रणाली चलती है, इसको समझने के लिए हमको ये समझना होगा कि इसका सिंपल सा आधार बनाया गया और आधारित क्षेत्र में मौजूद लोगों की संख्या, यानी नगर और शहरों में मौजूद जनसंख्या के आधार पर 3 वर्गीकरण देखने को हमको मिलते हैं। जो सबसे पहली बात समझ में आती है कि जनसंख्या को आधार बनाते हुए जो पहली बात है कि जिस नगर या शहर की आबादी लगभग 1 लाख से ज्यादा होगी तो उस जगह पर नगर निगम की व्यवस्था देने की बात इस संवैधानिक संशोधन में की गई। अब नगर निगम के अंतर्गत चुनाव होंगे, उनमें वार्डों के आधार पर क्षेत्र और मोहल्लों में वार्ड होते हैं, जैसा हम सभी जानते हैं वार्डों के चुनाव होते हैं, और फिर वहां से सभासद, और फिर उसकी माध्यम से आगे चल के शहर की पूरी जनता, चाहे तो वो मेयर का चुनाव जिसे हम महापौर के नाम से जानते हैं, उनका भी वो चुनाव करके अपने शहर के तमाम मुद्दों पर उनसे बात कर सकती है। आगे चल के मैं अभी आपको बताऊंगा अभी कि क्या इसके महत्वपूर्ण कार्य भी हैं। फिर दूसरी बात आती है कि जिस नगर या शहर की आबादी 50,000 से 1 लाख के बीच होगी, यानी ऐसे शहर या नगर जिनकी आबादी 50,000 से 1 लाख होगी, तो वहां नगर पालिका परिषद, जिसका अध्यक्ष नगर पालिका का चेयरमैन इस तरह से हम जानते हैं होता है, तो वहां पर नगर पालिका दिया गया, यानी 50,000 से 1 लाख। और तीसरा जो वर्गीकरण किया गया वो था वो क्षेत्र जो कि ग्रामीण से नगरीय क्षेत्र बन रहे हो, दैट दे आर इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग। उन क्षेत्रों में 50,000 तक की जनसंख्या में नगर पंचायत की व्यवस्था दी गई, जिसमें हम नगर पंचायत अध्यक्ष के रूप में चुनाव देखते हैं। तो यह 3 तरीके का यहाँ भी त्रिस्तरीय 3 टायर हमको डिवीजन देखने को मिलता है। एक तरीके का वर्गीकरण किया गया जिसके आधार पर जो अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की जो सोच थी संविधान में संशोधन कर रहे लोगों की, कि इस प्रकार से शहर का भी स्वशासन, नगरों का भी स्वशासन पूर्णतया
संवैधानिक तरीके से होगा और अल्टीमेटली जो वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट है कि राज्य लोक कल्याणकारी व्यवस्था के रूप में कार्य करता रहे, उसकी ओर ये बढ़ता हुआ दिखता है। तो अब हम देख लेते हैं कि ये जो त्रिस्तरीय वर्गीकरण दिया गया उसमें नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों के कार्यकाल की भी बात समझ लेते हैं कि पहली बैठक के दिन से लेकर के 5 वर्ष का इनका कार्यकाल तय किया गया कि इन तीनों का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। जो मैंने आपसे बताया, नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत। यदि किसी कारणवश 74वें संविधान संशोधन में दिए हुए मानकों, नियमों के अनुरूप ये निकाय अपने उत्तरदायित्व और अपनी नियमितता में किसी प्रकार की कमी रखते हैं तो राज्य सरकार इन्हें बर्खास्त भी कर सकती है। यह भी एक महत्वपूर्ण बात इस संवैधानिक संशोधन में देखने को मिलता है। बर्खास्तगी के बाद हम सभी जानते हैं कि 6 माह के भीतर पुनः निकाय चुनाव कराने अनिवार्य है, जिससे कि वापस से वही स्वशासन, वही नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगमों में सुचारू रूप से कार्य प्रणाली कार्य कर सके। अब आइए हम देख लेते हैं कि क्या क्या कार्य हैं जो नगर निगम, नगर पंचायत की यानी स्थानीय जो हमारे स्वशासन की ये संवैधानिक इकाइयां हैं, इनके पास क्या जिम्मेदारियां हैं और किस तरीके से वो इन कार्यों को करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम देख लेते हैं कि किस तरीके से नगर निगम, नगर पालिकाएं और नगर पंचायत किन किन क्षेत्रों में और कितने विभिन्न तरीके के कार्य हमको करते हुए हम उनको देखते हैं, या उनका निर्माण किन बेसिक बुनियादी चीजों के लिए किया गया है। इसमें जो सबसे पहली बात आती है वो है कि पूर्ण एवं उच्च सुविधाओं से युक्त अस्पताल और उससे संबंधित सेवाओं को नगर और शहर में प्रदत्त करना। यानी जो सुविधा सबसे महत्वपूर्ण बात आती है वो है आज के दौर में वो है चिकित्सा। इसलिए ये नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों का दायित्व है कि वो उच्च सुविधाओं से युक्त अस्पताल सुविधाओं का निर्माण कर सके। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वो नगरीय क्षेत्र में शिक्षा की समुचित व्यवस्था करना, या हम ध्यान दें कि नगर पालिका और नगर पंचायतों में ऐसे बहुत से विद्यालय हैं जिनको इनकी देखरेख में चलना है और गाइडलाइंस भी तय करने के लिए अलग अलग कैडर में के अधिकारी वहां तय रहते हैं और वो समुचित शिक्षा का प्रबंध भी इनके जिम्मे आता है। फिर जो तीसरी सबसे महत्वपूर्ण कार्य देखने को हमको मिलता है वो है साफ और निर्मल जलापूर्ति की व्यवस्था करना। पूरे नगर के अंदर किस प्रकार से साफ और निर्मल जल की व्यवस्था हो सकती है, यह भी दायित्व नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों का है। साथ ही साथ पूरे नगर के अंदर सुव्यवस्थित ढंग से जल निकासी की पूरी व्यवस्था करना। यानी ये जो पूरा ड्रेनेज का सिस्टम है, ये जो पूरा विभाग है, इसके लिए एक पूरा जल संस्थान करके एक विभाग बनाया जाता है जिसमें पूरी तरह से जल निकासी और इस तरह की तमाम मुद्दों पर कार्य करने का कार्य इनका दिया गया है या बताया गया है। फिर आता है कि नगरीय क्षेत्रों में व्यापार की बढ़ोतरी के लिए बाजार की व्यवस्था करना, यानी समुचित स्थान देना। आपने देखा होगा अलग अलग जिलों में अलग अलग मंडियां होती हैं। जैसे वाराणसी शहर की बात करें तो यहाँ जो मंडी है उसका नाम, वो पहाड़िया क्षेत्र में उसे हम पहाड़िया मंडी के नाम से जानते हैं। तो यह भी नगर निगम का ही एक दायित्व हमको देखने को मिलता है। फिर आता है कि विकट परिस्थितियों के अंतर्गत उन दिनों जब परिस्थितियां विकट हो जाती हैं तो फायर ब्रिगेड, जिसे हम अग्निशामक दल के नाम से जानते हैं, इसकी भी व्यवस्था नगर निगम, नगर पंचायतों की देखने को हमको मिलती है। साथ ही साथ हम क्या देखते हैं दोस्तों कि उच्च स्तरीय सड़कों की व्यवस्था प्रदान करना भी इनका दायित्व है, और जहां आवश्यकता हो वहां ओवरब्रिज का निर्माण भी, क्योंकि भारत अब बहुत ही तेजी से बदल रहा है, बहुत तेजी से डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री की ओर बढ़ रहा है। तो जहां अवसर मिले वहां पर ओवरब्रिज की व्यवस्था हो। आगे देखते हैं दोस्तों कि सड़कों पर सुव्यवस्थित बिजली की व्यवस्था, यह भी इनकी जिम्मेदारी है। और पार्क एवं उद्यानों में पूरी तरह से जो उनका रखरखाव है और उनके जो प्रबंधन का कार्य है, यह भी इनके ही कार्य क्षेत्र में आता है। और अंतिम और महत्वपूर्ण कि नगर क्षेत्र में जो भी जन्म और मृत्यु का जो भी डेटा है उसका पूरा विवरण रखना नगर निगम, नगर पंचायत और नगर पालिकाओं का एक महत्वपूर्ण कार्य है। तो ये कुछ लगभग 10 कार्य हैं जो मैंने आपसे डिस्कस किए। 10 एक 11 कार्य 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत स्थापित ये संस्थाएं पूर्णतः शहर के अंदर, नगर के अंदर जो स्थानीय सुशासन है उसको मजबूत कर रहे हैं और ज्यादा बेहतर तरीके से भारत में जो सत्ता के विकेंद्रीकरण की हम बात करते हैं उसको दिखलाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।